नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ विशिष्ट पैनल है हमारे दो गेस्ट स्पीकर्स का। बाबा रामदास, आप सभी उनसे परिचय हैं। बाबा रामदास जी का बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ प्रारब्ध के इस मंच की एक सशक्त आवाज मंजरी अग्रवाल जी, आप भी हमारे साथ आज की चर्चा में हैं। मंजरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ये वीडियो नमस्कार। चर्चा हम कर रहे हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने पूरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहे सरदार मनमोहन सिंह जी के मौन हो जाने। उनका शरीर कल मौन हो गया। 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था। मनमोहन सिंह जी न सिर्फ 2 बार के हमारे प्रधानमंत्री, बल्कि हमने और हम जैसे आयु वर्ग वालों ने उन्हें प्रधानमंत्री के एक अच्छे और सक्षम फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी देखा है 90 के दशक में। आज कुछ बात करेंगे, सम्यक बात करेंगे। हालांकि संस्कार बहुत सारे सिखाए जाते हैं, लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले एक संस्कार का दर्शन मैं आपको कराता हूं। जरा ये कौन से संस्कार थे? आप सब स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक तस्वीर, और उसके साथ ये भी अब स्वर्गीय हैं दुआ साहब। जरा सुन लीजिए, कुछ सेकंड्स का वीडियो है। के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 93 साल थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड होता है, दिखावा होता है कि जो दिवंगत हो जाए, जो इस दुनिया में न रहे, जिसका देहांत हो जाए, उसको अचानक से महापुरुष बना दिया जाता है। और फिर जो जिस तरह की श्रद्धांजलियां दी जाती है, ये समझा जाता है कि दिस इज पॉलिटिकली करेक्ट टू प्रेज ए पर्सन आफ्टर ही इज गॉन। दर्शकों, सुना आपने? प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद विनोद दुआ वायर के कार्यक्रम में ये कहते हुए, बाबा जी, सरदार मनमोहन सिंह एक प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर, और उनके निधन के अवसर पर, निधन हो जाने की घटना पर कैसी आपकी पहली प्रतिक्रिया रहेगी? सर, मैं मनमोहन सिंह को एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मानता हूं जिसके अंदर वो एक शरीर मात्र थे, जिसके अंदर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं थी। एक बैटरी थी जो उसको, ही वॉज लाइक रोबोट। उनको जो प्रोग्राम कर दिया जाता था वो उस हिसाब से परफॉर्म करते थे। फिर उनकी बैटरी जो है एक दिन स्विच ऑफ हो गई, और क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गए थे, इसलिए उनको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इससे अधिक मैं उनके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। वह उस आदमी में कभी आत्मा नाम की चीज थी ही नहीं। अब आ जाते हैं जरा उनकी उपलब्धियों पे। तो असल में उन्होंने एक ऐसे समय में भारत के वित्त मंत्री की बागडोर संभाली। उनको एक ऐसा भारत विरासत में मिला था, नेहरू, इंदिरा और राजीव का भारत। नेहरू का भारत वो भारत था कि जब नेहरू ने डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जब परिकल्पना आई, तो आमतौर पर दिल्ली जैसे कैपिटल सिटी का मास्टर प्लान बनता है तो कम से कम अगले 50 साल के लिए बनता है। तो डीडीए की स्थापना वर्ष आप देखेंगे यही 62-64 में है। नेहरू के टाइम पे हो गई थी, नेहरू जीवित थे। सर 62 में जब, या 62-64, जब भी आप जरा गूगल पे सर्च करके देख लीजिए जब तक मैं बोल रहा हूं,
नेहरू ने जिस भारत की कल्पना की थी उसमें उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान में दिल्ली के अपर मिडिल क्लास के पास भी जिंदगी में कभी स्कूटर नसीब होगा। साइकिल को छोड़ दीजिए, क्योंकि सन 60 में जो डीडीए ने 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स बनाए थे दिल्ली में, उसमें स्कूटर पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। मेरी बहन दिल्ली में अशोक विहार की सबसे पॉश कॉलोनी के ऐसे ही एक डीडीए कॉलोनी में रहती है, जिसमें एक ब्लॉक में 6 फ्लैट हैं। उन 6 फ्लैट्स में 6 स्कूटर पार्किंग तक नहीं है। कार की तो बात छोड़। नेहरू के ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत के लोग कभी स्कूटर पर भी चल पाएंगे। जी 1957 वो साल था जब डीडीए की स्थापना हुई। जी सर, बताइए। जो डीडीए के जो फ्लैट्स बने हैं दिल्ली में वो 64-65 के आसपास बने हैं। 57 में तो डीडीए की परिकल्पना होगी। नेहरू ने सोचा भी नहीं था सपने में। नेहरू को छोड़ दीजिए, इंदिरा को छोड़ दीजिए, राजीव जी ने भी जो भारत बनाया था उसमें एलपीजी गैस की वेटिंग 7 साल थी। दिल्ली में लैंडलाइन फोन की वेटिंग 7 साल थी, और दिल्ली में अगर आपको अर्जेंट फोन लगाना होता तो 1988 में, मुझे अच्छी तरह याद है, सन भी याद है, 25,000 रुपए की रिश्वत लगती थी दिल्ली में। जी सर रिश्वत के साथ एक योजना आई थी बकायदे व्हाइट में, 25,000 रुपया नहीं 24,000 कुछ रुपया था, उसको एसटीपी कनेक्शन बोलते थे, प्रायोरिटी पे मिलता था, वो बाकायदे सरकारी खाते में जमा होता था। ये हाल था जी। तो और उस जमाने का 25,000 आज का मैंने अभी हिसाब लगाया था, लगभग 10 लाख रुपया होता है। तो 10 लाख रुपया घूस देनी पड़ती थी। अगर आज कल्पना कीजिए कि आपको एक वो भारत बनाया था राजीव ने, इंदिरा और नेहरू की तो बातें छोड़ दीजिए। ऐसे भारत में वो तो भला हो नरसिम्हा राव का कि उन्होंने बोला नहीं यार हमारे देश को थोड़ा सा तो इन्होंने इनको जो है वित्त मंत्री बनाया, तो इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी खोली, कुछ इकोनॉमिक सुधार किए, तो आज भारत जो आज दिखाई देता है उसकी नींव पड़ी थी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बल्कि मैंने तो सुना है कि इनसे भी पहले सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कर गए थे, हालांकि मुझे उसका बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वो आप लोग ज्ञानी जन जो है विद्वान, यहाँ बड़ा पैनल बैठा है, आप लोग देंगे। सर मनमोहन सिंह की बस यही एक अचीवमेंट है कि उस वक्त भारत जो है नमक के साथ रोटी खाने वाला भारत था। नेहरू का एक बड़ा प्रसिद्ध जुमला है कि व्हाई शुड अ कंट्री हैव 10 ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट, 1 इज मोर देन इनफ। मैं अगर आप जब मुझे दोबारा बोलने का मौका देंगे तो मैं नेहरू के कुछ और किस्से कारस्तानियां बताऊंगा कि वो कैसा भारत, समाजवादी उनका जो भारत था वो कैसा था। उसमें मनमोहन सिंह ने क्या किया, भारत उन दिनों नमक से रोटी खाता था, मनमोहन सिंह ने चटनी पीसनी सिखाई थी देश को। बस अब बहन जी जरा मनीषा जी को भी, मंजरी अग्रवाल जी बोले, उसके बाद में दोबारा आपके सामने। जी बिल्कुल, मंजरी जी के पास आने से पहले बाबा जी आपने जो बात कही ना, निश्चित रूप से ये बातें हैं जहां पर ज्यादा दिन की बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 5 साल चल के जा चुकी थी। उसके बाद की बात, मैं यूपीए 1 मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूं, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एलपीजी कनेक्शन की वेटिंग लगभग खत्म हो गई थी। मैं उस समय असम में रहा करता था, और दोपहर में दरवाजा नॉक करके गैस सिलेंडर वाले आके पूछते थे डिलीवरी बॉय कि आपको गैस चाहिए क्या। लेकिन मनमोहन सिंह के समय में आपको ध्यान होगा, यही राहुल गांधी वाली कांग्रेस, मनमोहन सिंह की कांग्रेस, सोनिया की कांग्रेस 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल करके चुनाव लड़ी थी। तो ये स्थिति थी निश्चित रूप से। मंजरी जी, बाबा जी ने एक भूमिका बनाई दी है और मैंने संस्कार दिखाई दिया है विनोद दुआ के जरिए। क्या विनोद दुआ
जो वाजपेयी जी के बारे में कह रहे थे, वही बात आज सारे कांग्रेसी और उनका इकोसिस्टम मानेगा और एक सम्यक विश्लेषण होगा मनमोहन सिंह एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री, एक कांग्रेसी के रूप में। नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी अपने दोगलेपन के लिए जाने जाते हैं। वो अपने लिए एक नियम और दूसरों के लिए दूसरा रखते हैं। अगर आपने मनमोहन सिंह का सम्यक विश्लेषण कर दिया तो सोनिया जी को मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि उनके सर पे एनएसी डाल के सवार तो श्रीमती सोनिया ही हुई थी, जो पूरी तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अगर हम चाहें भी मनमोहन सिंह को भला कहना, तो इतनी ज्यादा वो गड़बड़ियां कर गए हैं और उसको उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दे रखी थी। वो सचमुच एक रोबोट की तरीके से एक्ट करते थे। उनको उठाया बैठाया जाता था। जब भारतीय झंडा लगा होता था उसके पास तो सोनिया बैठती थी और वो साइड की किसी चेयर के ऊपर वो बैठा करते थे। तो वो वहां पर भी जब विदेशी मेहमानों से मिलते थे तो ये पता लगता था कि भारतीय प्रधानमंत्री की कुर्सी एक पपेट के से ज्यादा किसी को नहीं बैठाया है। मतलब कोई उन्हें देहाती औरत कहता था, कोई उनके कंधे पे हाथ रख करके उनको गाइड करता हुआ ले जाता था। तो वो मनमोहन सिंह की छवि वो धूमिल नहीं कर रहे थे, वो भारत की छवि धूमिल कर रहे थे। अच्छा, अगर कहा जाए कि ठीक है ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी थी, तो उनकी बेटी आज सोरोस्की इंस्टीट्यूशन में काम करती है, इसमें कोई मजबूरी होने का सवाल नहीं है। तो उनके गुण धर्म संस्कार वैसे ही थे। नॉर्थ ईस्ट में आप रहते थे, उससे याद आया कि नॉर्थ ईस्ट को तबाह करने में मनमोहन सरकार की बहुत बड़ी भूमिका थी। बैम्बू जो घास हुआ करता था उसकी ट्री की संख्या में कर दिया और चाइना से बांस इंपोर्ट होके आने लग गया। तो आप ये सोचिए, अगर हम चाहें भी तो हम उनकी कैसे तारीफ करें। उन्होंने जब 2004 में उनसे सत्ता ली थी तो पी चिदम्बरम ने संसद में कहा था वी गॉट अ रोबस्ट इकोनॉमी। बाय द टाइम मनमोहन सिंह की सरकार गई है, हम फ्रजाइल 5 में आ चुके थे। ब्रिक्स से हमें ड्रॉप किया जाना था और आई फॉर इंडिया हटाना था उनको। ये तो, और ये सब लोग कहते थे कि अगर थर्ड टर्म इनको मिल गया तो भारत में सिविल वॉर हो जाएगी। तो ये एक कॉमन चीज है। तो मुझे, अगर मैं मुझसे कहा भी जाए कि इनकी तारीफ कर दो तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और भारत की परंपरा रही है, हम रावण आज भी जलाते हैं। हम बुरे को बुरा ही कहते हैं, अच्छे को अच्छा ही कहते हैं। अटल जी की कुछ अच्छाइयां थी जिनका मेंशन किया गया। मनमोहन जी की अच्छाइयों की खोज अभी जारी है। जी। ये भी अद्भुत है मंजरी जी और दर्शकों कि हमारे 2 टर्म के यूपीए 1 यूपीए 2 के खड़ाऊ शासन वाले, मैं यहाँ खड़ाऊ शासन कह रहा हूं क्योंकि मंजरी जी ने बहुत खूबसूरती से ये बात याद दिलाया कि सोनिया गांधी कैसे सुपर पीएम थी। सोनिया गांधी के खड़ाऊ लेके 10 सालों तक इस देश के प्रधानमंत्री और आज के कांग्रेस के युवराज, उन्होंने जो बिल फाड़ा था, तो ये बिसात बताता है कि कांग्रेसी 10 जनपद आला कमान के सामने प्रधानमंत्रियों की क्या बिसात रही है। नरसिम्हा राव उदाहरण है, और तो और छोड़िए, आज संविधान की कस्में खाते और बाबा अंबेडकर साहब के लिए दुनिया भर के ड्रामा करते कांग्रेसी जनों ने उसी संसद में जगह नहीं है। मैं तकनीकी रूप से कह रहा हूं सर, जगह नहीं है, इस आधार पर संसद में उनकी प्रतिमा, उनकी फोटो नहीं लगने दी, प्रतिमा तो छोड़ दीजिए। तो ये कांग्रेसी संस्कार हैं, विनोद दुआ के जरिए वो हमने आपको दिखाया। बाबा जी, मंजरी जी ने तो उसको एक पायदान और ऊपर ले जाने का काम किया है। अब इसके बाद आप किस तरफ चलेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह और खास तौर से कांग्रेस का ये जो चरित्र है कि अगर सो कॉल्ड कब्जाए हुए गांधी उपनाम से बाहर, यानी 10 जनपद खानदान से बाहर का कोई व्यक्ति है, या इनके परिवार का बेटी, बेटा, दामाद, इनके घर का वो दादी, नाना, चाचा, इनके अलावा जो कुछ भी है कांग्रेसी है लेकिन नौकर है, क्या ये मानक है इस परिवार का? और कांग्रेसी अभिशप्त हैं इस बात को भोगने के लिए? कमलनाथ का याद दिला दूं, उन्होंने तो न जाने किस पे के पान की बात भी कही थी। सर, कमलनाथ की बात पे हम लोगों ने, कांग्रेसियों का नाम मैंने रख दिया था पप्पू मूत्र पिपासु। कमलनाथ की बात पे ही तो हम लोगों ने यह नामकरण किया था।
सर अभी इससे पहले मैं हरिमोहन जी के चैनल ज्योतिर्मय पे एक पैनल डिस्कशन में भाग ले रहा था, तो वहां पे जो हमारे सम्मानीय गेस्ट आए हुए थे, मेरे मित्र, उन्होंने एक बात कही थी, मुझे बड़ा वो याद आ गई। सर राजीव गांधी के जमाने में बोफोर्स कांड हुआ था, बोफोर्स में दलाली ली गई थी और बोफोर्स के कारण एक तरह से राजीव की सरकार चली गई थी। और कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं थी। राजीव के जमाने में मतलब 86, 87, 88 है ना, 84 में तो बैठे ही थे वो गद्दी पे, तो बोफोर्स माने 86, 87, 88 62 करोड़ का घोटाला था सर, ओनली 62 करोड़। और सर उसी राजीव गांधी की पत्नी विधवा, जब सोनिया जी की सरकार आई, जब वो रानी बनी इस देश की, और यही मनमोहन सिंह उनके कारिंदे के रूप में, जब उनकी रबर स्टैंप बन के देश के पीएम बन के शासन कर रहे थे, तो इनके शासन काल में जो करप्शन का जो टिकट था, उसकी जो कहते हैं ना लोअर डिनोमिनेशन वाला जो सबसे सस्ता नोट होता है, तो करप्शन का जो सबसे सस्ता नोट होता था वो 1 लाख करोड़ से शुरू होता था सर। 1 लाख करोड़ से नीचे के करप्शन को तो हम लोग यार इसका क्या चर्चा करना, ये तो छोटे मोटे तो करप्शन होते रहते हैं इतने बड़े देश में। 1 लाख करोड़ से करप्शन के हम घोटालों की शुरुआत करते थे। जी आप उंगली दिखा रहे हैं। सर अर्थशास्त्री थे, इस देश का फाइनेंशियल रिवाइवल किया उन्होंने, तो इतनी तेज प्रगति नंबर्स के आधार पर, नोटों के आधार पर, अमाउंट के आधार पर तो मनमोहन जी के जमाने में बनता ही है ना सर। तो उस व्यक्ति ने अकेले इस सोनिया गांधी परिवार को लूटने के लिए पूरा देश खोल के रख दिया था कि लूटो और ले जाओ, रोम और इटली। और सर ये वही आदमी था ना जो चुपचाप खड़ा देख रहा था, और राहुल गांधी कल के मतलब उस लौंडे ने इनकी कंपनी, इनकी कैबिनेट का बनाया हुआ अध्यादेश पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। और इस आदमी ने जो है, मतलब इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ही वॉज लाइक ए रोबोट, ही वॉज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब रिमोट कंट्रोल का इससे उम्दा उदाहरण आपको क्या मिलेगा। बहुत ईमानदार थे मनमोहन सिंह, व्यक्तिगत जीवन में बहुत ईमानदार आदमी थे, पर उसके जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में जो इस देश को लूटा गया, उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर, और केवल इस देश को आर्थिक रूप से नहीं लूटा गया। मंजरी जी और बाबा जी, आप दोनों के सामने अब एक दूसरा पक्ष रखता हूं। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये भी कहने वाले स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आइए, 1000 लफ्जों से बेहतर है मेरी खामोशी, ये कह के अपनी ही कुर्सी के नीचे, अपनी ही सरकार में उच्चतम स्तर के भ्रष्टाचार केवल अपने मालिकों की सेवा करने के लिए, इसके धनी मनमोहन सिंह। इससे भी और अगर आगे चलेंगे तो कश्मीर के अलगाववादियों को भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय और घर में, परिसर में एंट्री देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस देश ने मनमोहन सिंह के रहते हुए इस देश के बहुसंख्यकों के साथ क्या क्या देखा है, ये एक दूसरा पक्ष है, और जिस पर बेहतर मुझे लग रहा है कि मंजरी जी, आपने चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लड़की और जॉर्ज सोरोस की सोहबत की बात की, तो ये परंपरा तो आज भी कायम है। बिल्कुल, इन्होंने अमर्त्य सेन को बनाया था, वो भी सोरोस फैमिली से पर्सनली रिलेटेड थे। नालंदा विश्वविद्यालय खुलवा रहे थे, जो घोटालों की अलग दास्तान है। तो मतलब धरती से लेकर आकाश तक जिस तरह का
किसी भी चीज में घोटाला हो सकता था, वो इनकी छत्र छाया में हुआ था। मोदी जी ने सही कहा था, ये रेनकोट पहन के नहाते हैं, स्वयं ईमानदार हैं, पर इतिहास में इनका ये कह लीजिए कि मैं भीष्म पितामह से इनकी तुलना करती हूँ, जो व्यक्तिगत तौर पे ईमानदार थे, पर कौरवों का अत्याचारी शासन उन्हीं के बलबूते पे चल रहा था। भारत को दोनों हाथों से, या ये कह लीजिए कि असंख्य हाथों से लूटने का श्रेय मैं मनमोहन सिंह को दूंगी। भले ही फिर नाम आप किसी सोनिया का लगा दीजिए, या रॉबर्ट वाड्रा का लगा लीजिए, या पी चिदम्बरम का लगा लीजिए, बाकी सब इनका वो कर रहे थे। और इन्होंने अपने मौन के पीछे बहुत कुछ छुपाया। और अगर कहा जाए तो बोलने के लिए इनके पास था क्या? एक्सेप्टेंस ये कर नहीं सकते थे। मतलब बरखा दत्त जैसे पत्रकार उस समय सरकार और मंत्री बनाते थे। इनके लिए कहते हैं कि ये काउंसिल ऑफ रूम के मेंबर थे, तो ये खुद भी सोरोस की मंडली से आते थे। और सिर्फ सोनिया का ही नहीं, आप उस समय याद कीजिए, वो दौर था जिसमें एनजीओ का शासन चलता था। एनजीओ आकर के रिट फाइल करते थे, उसके हिसाब से कानून बन जाता था। एनजीओ जो चाहते थे, पेटिशन डाल दी जाती थी तो आतंकवादी छोड़ दिए जाते थे। तो एनजीओ का तो बहुत सिंपल था, पैसे दो, एनजीओ काम कर देता था। और जितनी भी एंटी इंडिया उन 10 सालों में काम हुए, श्रेय सारी मनमोहन सिंह को जाता है। अगर आप कश्मीर में आतंकवाद को कहें, नॉर्थ ईस्ट में ये कुकी मेथी का जो फाउंडेशन है, ड्रग्स वगैरह वो सब उधर ही हुआ, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जितना भी एंटी इंडिया एक्टिविटी थी, वो सारी उनके छत्र छाया में बहुत हुई। और एनजीओ के थ्रू बहुत सारी चीजें लेके आए ये लोग। जैसे जी उस समय सुप्रीम कोर्ट में सैंडल और शूज के ऊपर विवाद पे कोर्ट केसेस चला करते थे, जबकि मेजर जो है केसेस पेंडिंग रहे। सुनंदा पुष्कर वाला जो कांड हुआ, वो उन्हीं के दौरान हुआ, जो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचा। और ये जी उस समय हुआ जब उन्होंने एक शाम पहले कहा था कि मैं कुछ मेजर खुलासा करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें होती रही। वाड्रा फैमिली नथिंग से जो है एवरीथिंग बन गई। तो ए टू जेड हम लोगों ने स्कैम्स की लिस्ट बना रखी थी, जो बिल्कुल इन मनमोहन सिंह जी के राज्य में हुई। जी जी बिल्कुल। और आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बात की। आपने ये कहा कि हम कितना भी नाम लेते रहे, सोनिया, 10 जनपद फैमिली, राहुल गांधी, वाड्रास, दिस दैट, लेकिन जिम्मेदार तो निश्चित तौर पर नैतिक रूप से तो छोड़ दीजिए, टेक्निकली वैधानिक रूप से जिम्मेदार डॉक्टर मनमोहन सिंह ही होंगे। इसलिए ये भी एक इनका बड़ा गजब का पक्ष था कि इन्होंने सब कुछ होने दिया, और सिंपैथी भी इनके साथ रही कि अरे रे रे इनकी कुछ चल नहीं पाती, अरे रे रे ये तो बोल ही नहीं पाते, अरे रे रे इनको तो चाबी भरी जाती है। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत स्किल्ड स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसपे इन्होंने अपने दोनों टर्म में ये सारा गेम किया, सारा अपना 10 साल की सत्ता चलाई। मजे की बात यह है, ये उसी असम जहां मैं रहा करता था, उसी असम से 2 बार राज्यसभा सांसद ये चुन के और राज्यसभा में आए थे। प्रधानमंत्री के लिए चूंकि हाउस का मेंबर रहना जरूरी होता है। बाबा जी, बातचीत के अंतिम दौर में सरदार मनमोहन सिंह, मैंने डॉक्टर हटा दिया और खास प्रयोजन से हटा दिया, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह। अब अगर आके बात कर लेते हैं कि उस प्राइड को, क्या ये देश के तो नहीं रहे, देश की अर्थव्यवस्था के भी नहीं रहे अपने मालिकानों के इशारों पर, क्या ये अपने समाज में कोई पॉजिटिविटी ला सके? सरदार मनमोहन सिंह भारत के पहले और 2 टर्म के सिख मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देखते हैं आप इनको? क्योंकि ये महीना भी और कल का दिन भी कुछ ऐसा रहा कि जिस दिन इनकी मौत हुई है, मृत्यु हुई है, वो सिख धर्म के लिए बड़ा महत्व का दिन था। बाबा जी सर देखिए, मैं पर्सनली भारत के किसी भी सपूत को कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन इत्यादि के चश्मे से नहीं देखता हूं। मुझे कई लोग कहते हैं, जब मैं आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मोहम्मद रफी साहब, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ नुसरत फतेह अली एंड बेगम अख्तर,
तो लोग मुझे कहते हैं कि अरे वो तो मुसलमान थे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, वही वो सिर्फ एक कलाकार थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के सपूत थे, है ना। एक हम छोटा सा उसमें डिस्क्लेमर, हाँ, एक छोटी सी टिप्पणी इससे पहले। मैंने जब ये बात आपसे कही कि वो सिख समाज से आते थे, कारण उसकी हाल का, इस समय का जो वर्तमान है, खालिस्तानी मूवमेंट जिस तरीके से दोबारा दोहराया जा रहा हो, और इस देश के अलगाववादी तत्व जो खालिस्तान एलिमेंट है, जो खालिस्तान मेंटेलिटी है, वो लगातार इस तरह के एक नैरेटिव बनाती है कि साहब भारत में सिखों के साथ फलाने हो रहा है, ढिकाने हो रहा है, और उनको अलग। तो एक प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होती है सर। मैं उन्हें एक सरदार के रूप में, सरदार कौम के लिए नहीं कह रहा था, मेरा ये आशय था। हाँ, तो देखिए वो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो वो मैं उनको भारत का सपूत मानता हूं। कमी बेसी अपनी जगह है। ही वॉज द ट्रू नेशनलिस्ट, ही वॉज द ट्रू इंडियन। कमियां ठीक थी, उनकी एक सोच थी। उन्होंने इंदिरा गांधी और के परिवार, सोनिया गांधी का जो है वो कठपुतली बन के 10 साल शासन करना मंजूर किया। ये उनकी व्यक्तिगत प्रेफरेंसेस रही होंगी, पर मैं उनको किसी भी संकीर्ण चश्मे से देखना पसंद नहीं करूंगा। मेरे लिए ही वॉज द ट्रू इंडियन। बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसे ही आपकी टिप्पणी के बाद सर मुझे याद आता है तब के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, और जब नवाज शरीफ ने देहाती औरत कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह को, भारत से सबसे तीखी प्रतिक्रिया अगर आई थी तो तब के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आई थी। यहां पर एक बात दर्शकों के मन में भी आ रही होगी। देखिए साहब, पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने और खासतौर से गांधी परिवार ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक विचारधारा, एक पार्टी के खिलाफ विरोध नहीं, नफरत, हिकारत, घृणा, इसकी जो एक परिपाटी शुरू की है। मर जा मोदी वहीं से आता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये वहीं से आता है। ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को अपने संस्कारों की पुनः गणना करने की आवश्यकता है, एक ऐसे दिन जब हम अपने देश के प्रधानमंत्री पर, उनके निधन पर यह चर्चा कर रहे हैं। मंजरी जी, आपकी आखिरी टिप्पणी जी। 1991 का जो टेम्पल एक्ट है वो यही लेकर के आए थे, और जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। इसके अलावा ब्लैक मनी की ट्रेल खुल ना जाए, इन्होंने ही स्विस गवर्नमेंट के साथ पैक्ट साइन किया था। तो अगर मैं कहूं कि ये अच्छे व्यक्ति थे, नहीं, कोई किसी को इतना मजबूर नहीं कर सकता। इससे पहले इस तरह की सिचुएशन में नरसिम्हा राव जी भी थे, जो हर चीज में छोटा छोटा एडिशन कर देते थे, जिसके कारण वो अपनी गाड़ी निकाल ले जाते थे। तो उन्होंने पद पे रहते हुए जिसे बहुत सही कहा गया, खड़ाऊ शासन करने से मना कर दिया। जब बाबरी, सो कॉल्ड बाबरी ढांचा ढहाया जा रहा था, तो वो कमरा बंद करके बैठ गए थे कि मैं पूजा कर रहा हूँ। तो उन्होंने उसी सेटअप में जो राष्ट्र हित का काम वो भी किया, धर्म हित का काम भी किया, और भले ही उनको बाद में बेइज्जत होना पड़ा, तो सम्मानित तो ये भी नहीं हुए, क्योंकि गांधी फैमिली का एक आदत है कि हमसे ऊंचा कोई नहीं हो सकता, भले ही वो हमारी पार्टी का हो और होगा अगर विरोधी पार्टी का हो। तो अगर मनमोहन सिंह ने ये सोचा था कि वो इस चरण शासन करके, चरण पूजा करके वो कुछ सम्मान प्राप्त कर लेंगे, तो उस सम्मान तो उनको कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो गए थे मनमोहन सिंह जी के पास कि आप हमारी हमेशा सम्मान दिया। इसकी तस्वीरें, इसके वीडियो इस देश के सामने सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल सही बात है जी। तो जी, अगर इनकी राष्ट्रभक्ति होती है, वाकई भारत के सपूत होते, तो ये बहुत दूसरी, अपने शासनकाल में ये मजबूरियों से बंधे थे, एक बार हम ये भी मान लेते हैं। पर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब इनके सामने कोई मजबूरी नहीं थी, और उस समय ये इस चीज को हटा सकते थे। तो ये सारी चीजें हमको देखनी चाहिए कि इन्होंने एक हिसाब से सुराज की मंडली में जब ये शामिल हुए तो ये स्वेच्छा से हुए थे, कोई मजबूरी नहीं थी। और इनकी बेटी भी इनके बाद शामिल हुई, वो भी कोई मजबूरी नहीं थी। तो ये बाई चॉइस ऐसा था, और ये आज तक चल रहा है। बिल्कुल। और इनके सामने निर्णय अल्टीमेटली भारत विरोध में गए हैं, और वो 10 सालों में भारत का इन्होंने वो हाल किया जिसको काउंटर करने के लिए प्रयास आज भी जारी है।
ठीक ये बात है, सारा बिल्कुल। और कम से कम जी, और कम से कम इनके सामने प्रणब बाबू का, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी का उदाहरण था, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के सकारात्मक देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम के भाव की राजनीति को खुल के अप्रिशिएट किया, और इसके लिए उनसे उनके साथ क्या व्यवहार हुआ ये भी हम सबने देखा है। जी बाबा जी, नहीं, आप कुछ मैं कहना चाह रहे हैं बाबा जी? देखिए, नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि इतिहास में ये एक ढुलमुल प्रधानमंत्री, वो जो बिना कि रीढ़ के, वो रेनकोट अच्छे पहन के आदमी नहाने वाले, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं थी, अच्छे आदमी हाँ, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं थी। हाँ, ईमानदार आदमी थे, जिसके शासनकाल में देश को सबसे ज्यादा लूटा गया। करप्शन की ऊंचाइयां इन्हीं के शासनकाल में देश ने छुई। बाबा जी, ये जो आपके अंतिम टिप्पणी है, ये तो गजब की है। ये कौन सा अलंकार है? मुझे लगता है साहित्यकारों को खोजना पड़ेगा। एक ऐसा ईमानदार, व्यक्तिगत ईमानदार प्रधानमंत्री, जिसके प्रधानमंत्री रहते 10 सालों में भारत की गजब तरीके से लूट की गई, भारत के संसाधनों की, भारत के संस्कारों की, सबकी लूट हुई, हर तरह की लूट हुई। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, बाबा जी आपने हमें समय दिया। विनोद दुआ कांग्रेसी संस्कार दिखा सकते होंगे, लेकिन हम भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनकी मृतात्मा को प्रारब्ध के इस मंच से श्रद्धांजलि देते हैं। प्रणाम। इसी के साथ आज की ये चर्चा भी हम समाप्त करेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।